ठंड में 5 गरीब बहू का पाइप घर। अभिषेक जी, और कितने दिन लगेंगे हमारे प्लान को कामयाब होने में? मैं अब बस तंग आ चुकी हूँ इन सभी के साथ रह रहकर। आपकी बूढ़ी माँ का भी दिमाग अब सठियाने लगा है। वो भी न जाने क्या क्या बोलती रहती है। एक बार मेरे दोनों बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए विदेश में सेटल हो जाए, उसके बाद मैं इन सभी को भी ठिकाने लगा दूंगा। जरा जल्दी कीजिएगा। रागिनी बहू, ओ रागिनी बहू, ये बुढ़िया फिर से चिल्ला रही है। आ रही हूँ। रागिनी अनीता के बुलाने पर नीचे आ गई। जी बुढ़िया जी, मेरा मतलब बोलिए सासू माँ। देखना बहू, तेरे 5 ही जेठानियां कामों में लगी हुई हैं। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, मेरे तेल लगा दे। सासू माँ, आपको अपनी 5 बहुओं का बिजी होना तो दिखाई दे गया, और आपने मुझे ऐसे बुला लिया जैसे कि मैं कितनी ज्यादा फ्री हूँ। बहू, तू भी कुछ कर रही थी क्या? हाँ, कर रही थी, और अब मैं वापस से वही करने जा रही हूँ, समझिए आप। अरे कैसे चली गई है बेशरम। मैं खुद ही अपना तेल लगा लेती हूँ। रुकिए सासू माँ, मेरा काम खत्म हो गया है। लाइए, मैं ही आपके तेल डाल देती हूँ और बढ़िया से मालिश भी कर दूंगी। शुक्रिया बहू। गौरी अपनी सास के तेल लगाने बैठ गई। अनीता की जो 5 बड़ी बहुएं थीं, वो उसकी पूरे मन से सेवा करती थीं, और उन 5 के ही पति इस दुनिया में नहीं थे। लेकिन जो छोटी बहू रागिनी थी, उसे अपने परिवार से जरा भी लगाव नहीं था, और वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि कैसे वो अपनी सास और जेठानियों से छुटकारा पा सकती है। और इस सब के बीच उसने अपने पति को भी बातों में ले लिया था। तभी एक दिन, माँ जरा यहाँ पर साइन कर दीजिए ना। ये बिजनेस के एक जरूरी कागज हैं, जिन पर आपके साइन के बिना हम बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा मेरा लाल ला दिखा, लेकिन मुझे साइन वाइन थोड़ा ही करने आता है। मैं तो बस अंगूठा लगा सकती हूँ। वही लगा दीजिए, बस जल्दी कीजिए। अनीता ने उन कागजों पर बिना सोचे समझे अपना अंगूठा लगा दिया। अंगूठा लगाते ही मेरा सपना आज पूरा हो गया। आखिरकार सब कुछ हमें ही मिल गया। क्या मिल गया बहू? कौन सी बहू? अरे जा जा बुढ़िया, निकल मेरे घर से अपनी 5 बहुओं को लेकर। रागिनी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अभिषेक, चुप कर बुढ़िया, मेरी पत्नी से ऊंची आवाज में बात मत कर, चल निकल यहाँ से। उन सभी की आवाजें सुनकर गौरी, नेहा, कोमल, दिया और पूजा भी वहाँ आ गई। क्या हो रहा है यहाँ? देख तो मेरी बच्ची, ये मेरा बेटा ही है ना? भाभी जी, प्यार से बोल रहा हूँ, हमारे घर से दफा हो जाइए और इस बुढ़िया को भी ले जाइए, वरना। क्या वरना? ये घर हमारा है और आपको हमें इस घर से निकालने का कोई हक नहीं है। इस पूरी प्रॉपर्टी के मालिक अब मैं और रागिनी है, समझिए आप। और यकीन ना आए तो आप ये साइन किए हुए पेपर्स देख सकती हो। अभिषेक ने उन सभी को प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दिए, जिस पर साफ साफ अनीता के दस्तखत की जगह उसका अंगूठा लगाया हुआ था। 5 बहुएं उन्हें पढ़कर हैरान हो गईं। अब पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक, देख लिया अपनी आंखों से। चलो अब निकलो यहाँ से। मक्कारपन की भी हद होती है, जो आज आप दोनों ने पार कर डाली। अरे लानत है आपके जैसे बहू और बेटे पर, जो अपनी माँ को ही फंसाए। चलिए माँ, हम इन मक्कारों के बीच नहीं रहेंगे, आप हमारे साथ चलिए। मेरे 5 लाल मुझे छोड़कर चले गए। तू मेरा इकलौता सहारा था, लेकिन तूने तो मुझे ही जीते जी मार दिया। चल चल निकल। 5 बहुएं बिना किसी चीज के खाली हाथ अपना घर छोड़कर अपनी सास के साथ निकल आईं। सर्द हवाएं सड़क पर दौड़ रही थीं, जिसे जवान खून बहुएं तो किसी तरह झेल रही थीं, लेकिन बूढ़ी अनीता से ये सब झेला नहीं जा रहा था। बहू, मुझे कहीं बैठना है। ऐसी सर्दी में अगर मैं कुछ देर और चलती रही तो मेरे शरीर से मेरी रूह निकल जाएगी। माँ जी हिम्मत रखिए, हम भी आपके ही सहारे हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो हम भी नहीं जी पाएंगे, इसलिए आप प्लीज हिम्मत रखिए, हम कहीं न कहीं रहने की जगह ढूंढ ही लेंगे। 5 बहुएं अपनी सास और अपने मन को समझाते हुए हर मुश्किल का सामना कर रही थीं। जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही सर्दी भी बढ़ने पर ही थी। सर्दी बढ़ने के साथ साथ बहुओं और अनीता की हिम्मत घटती जा रही थी। बहू, अब मुझसे और नहीं चला जाएगा, मेरा पेट पूरा खाली है, और सर्दी तो मानो मुझे बस मारने वाली है।
थोड़ी सी हिम्मत रखिए माँ जी, सब कुछ सही हो जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। दिया, पूजा, तुम लोग यहीं कहीं से बेकार कचरा इकट्ठा करो। हम लोग उसमें आग जलाकर माँ को थोड़ी सी गरमाई देंगे और मैं और कोमल कुछ खाने को ढूंढते हैं। नेहा, तुम माँ के साथ ही रहना। जी। नेहा अपनी सास के पास थी और बाकी बहू जैसे गौरी ने बोला था वैसे ही काम पर लग गई। नेहा और पूजा कचरा, प्लास्टिक की बोतल इकट्ठा कर रही थी और गौरी और कोमल कुछ खाने को खोज रही थी। अभी वो दोनों चल ही रही थी कि तभी गौरी को एक बड़ी पाइपलाइन दिखाई दी। अरे कोमल देख, कितनी बड़ी पाइपलाइन है। पाइपलाइन? अरे हाँ, ये पाइप तो इतना बड़ा है कि हम सभी इसमें ही रह सकते हैं। ठंड से बचने को तो बस सर पर एक छत होनी चाहिए। चल, माँ जी और बाकी सबको यहीं ले आते हैं। गौरी और कोमल अपनी सास के पास आ गईं और तभी पूजा और दिया भी वहां पहुंच गईं। हम आग जलाएं? नहीं, यहाँ नहीं। चलो, हमें घर मिल गया है, उसके बाहर आग जलाना। गौरी सभी को अपने पाइपलाइन के घर में ले आई और वहां पर उन्होंने पाइपलाइन के बाहर आग जलाकर अपने शरीर को ठंड से बचाया। खाने के लिए वहीं पाइपलाइन के पास के कचरे के ढेर में नेहा को थोड़ा सा खाना मिल गया था। सभी ने उस खाने को खाकर ही अपना पेट भर लिया और वो पांचों उसी पाइपलाइन के अंदर सो गईं। किसी तरह रात तो बीत गई, लेकिन अगले दिन की सुबह पांचों ही गरीब बहुओं के लिए एक चुनौती लेकर आई थी। हमेशा ही हम इस पाइप में नहीं रह पाएंगे। हमें जिंदा रहने और ठंड से बचने को घर चाहिए। माँ, हम पांचों ही आज से काम करेंगी। जो भी काम हमें मिल जाएगा हम उसे ही करने को तैयार हैं। तुम्हारी मर्जी है बहुओं, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। शुक्रिया माँ, हम चलते हैं। पांचों बहुएं अपने लिए काम ढूंढने निकल गईं। उन्होंने घर घर जाकर काम मांगा, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। आखिर में वो सभी हार कर एक ठेकेदार के पास पहुंची। साहब, हमें काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। हम कोई भी काम करने को तैयार हैं। देखो, वैसे मेरे पास तो काम करने वालों की गिनती पूरी है, लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही जरूरत है तो तुम मेरे लिए ये ईंटें उठाने और मसाला बनाने का काम कर सकती हो। आपका हम पर एहसान होगा, शुक्रिया। पांचों बहुएं भूखे पेट बोझा ढोने के काम पर लग गईं। उन्हें हालात ने इतना मजबूर कर दिया था कि उन्हें अपनी ताकत से ज्यादा काम करना पड़ रहा था, लेकिन पांचों ही बहुओं ने हार नहीं मानी और शाम तक बिल्कुल अपनी पूरी ताकत के साथ काम किया। शाम को उन्हें उनके काम के पैसे मिल गए। वाह जेठानी जी, देखिए हमने आज में 250 रुपए कमा लिए। चलिए अब हम चलते हैं, माँ को भी भूख लगी होगी ना। शाम भी हो चली है, चलो खाना लेकर घर चलते हैं। पांचों बहुएं अपनी सास और अपने लिए खाना लेकर पाइपलाइन में ही चली गईं, जहां उन्होंने पूरे 2 दिन में भरपेट खाना खाया। देखो बहुओं, मेहनत की कमाई के खाने का स्वाद भी कितना ज्यादा हो जाता है। सही कहा माँ, और परिवार के साथ खाने में ही मजा भी आता है। तुम लोग कल भी काम पर जाओगी? हाँ माँ, हम ऐसे ही काम कर करके एक दिन अपना खुद का घर भी ले लेंगे। आप बस अपनी बहुओं की काबिलियत को देखती रहना। अनीता अपनी बहुओं की हिम्मत देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। अब से पांचों बहुएं रोजाना वही बोझा ढोने का काम किया करती थीं और अपना मेहनताना शाम को ले आती थीं। ऐसे ही करते करते अब उन्होंने पाइपलाइन से निकलकर अपना खुद का किराए का घर ले लिया था और इन पांचों ने पुलिस में अपने देवर के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर दी थी। देखा देवर जी, ये मक्कारपना आपको ही भारी पड़ा ना। पुलिस स्टेशन से पांचों बहुएं अपने पुराने घर में आ जाती हैं। तभी सास कहती है, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है बहुओं। क्या हुआ आज अगर मेरे बेटे यहाँ नहीं हैं? मेरी बहुएं मेरे बेटों से कम नहीं हैं। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि हर किसी कागज पर सोच समझकर और पढ़कर हस्ताक्षर करने चाहिए, क्योंकि जायदाद के लिए अच्छों की नियत बदल जाती है। ठंड में गरीब कचरे वाली का चाय वाला पेड़। कितनी ठंड हो रही है आज। मुझे तो इस कोहरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। आज तो बहुत ज्यादा कोहरा है। काश आते हुए हम अपने साथ गर्मा गर्म चाय भी ले आते, तो काम करते करते चाय पीने का मजा ही और था। चल, अब तू जल्दी से लोगों के घरों से कचरा ले ले। मैं जाकर कूड़ेदान से कचरा बीनती हूँ। दोपहर तक काम खत्म करके जल्दी से घर लौट जाएंगे। सविता पास में ही पड़े कूड़े के ढेर में जाती है और वहां से कचरा चुनकर उसे कचरा सेठ को बेच देती है, जिससे उसे पैसे मिलते हैं।
वहीं मुरली भी लोगों के घरों से कचरा लेता है, जहां लोग भी उसे अपने घरों से कचरा लेने के लिए पैसे देते हैं। दोनों माँ बेटे कचरा चुनकर ही अपने घर का गुजारा चलाते थे। ऐसे ही सुबह से दोपहर हो जाती है और दोनों माँ बेटे ठंड में अपना कचरे का काम खत्म कर कपकपाते हुए अपने घर लौटते हैं। आज तो इस ठंड में हालत ही खराब हो गई। अरे आप आ गए दोनों? बिल्कुल सही समय पर आए हैं आप। अभी अभी खाना बनकर तैयार हुआ है, आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं गर्मा गर्म खाना परोसती हूँ। बहू तू खाना रहने दे और गर्मा गर्म चाय बना दे। ऐसी ठंड में कुछ खाने का मन ही नहीं करता है, बस गर्मा गर्म चाय मिल जाए काफी है। लेकिन माँ जी, आप दोनों ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। सुबह भी आप दोनों 2-2 कप चाय पीकर ही गए थे। अब क्या चाय से ही अपना पेट भर लेंगे? लक्ष्मी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम चाय ही बना दो, खाना तो हम लोग बाद में भी खा लेंगे। और मैं तो कह रहा हूँ कि कल से तुम मुझे और माँ को चाय पैक करके दे देना, हम लोग काम करते करते चाय पियेंगे। कचरा चुनते हुए भी चाहिए पियोगे कम से कम, तो इस समय तो चाय छोड़ दीजिए ना। बहू तू चाय बना, मैं अभी आती हूँ। लक्ष्मी मुंह बनाते हुए अपनी सास और पति के लिए चाय बनाने लगती है। सविता अपने आंगन में बने पेड़ के पास जाती है और उसे पानी देने लगती है। क्या माँ, आप रोज इस पेड़ को पानी देती हो? इस पेड़ में तो कोई फल भी नहीं लगता है। तो क्या हुआ बेटा, जरूरी नहीं जो पेड़ हमें फल दे हम उसी ही पानी दे और उसका ख्याल रखें। मैं जब से शादी करके इस घर में आई थी तब से हर दिन इस पेड़ को पानी दे रही हूँ। ये पेड़ तो मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। सविता को अपने आंगन में लगे पेड़ से शुरू से ही काफी लगाव था, जिसके चलते सविता हमेशा उस पेड़ का ध्यान रखती और हर दिन उसे पानी देती। ऐसे ही समय गुजरता है और ठंड का मौसम बढ़ने लगता है। ठंड के मौसम के बढ़ने के साथ साथ दोनों माँ बेटों की चाय पीने की आदत भी बढ़ने लगती है। अरे ये क्या लक्ष्मी, तुमने चाय नहीं बनाई अभी तक? रोटी सब्जी के साथ चाय कौन पीता है? कम से कम खाने के वक्त तो चाय की जिद ना किया करो। रोटी सब्जी खाते हुए चाय की चुस्की लेने का मजा ही और होता है। मैं तो कहती हूँ बहू, तू भी रोटी सब्जी के साथ चाय पी। अपनी सास और पति की बात सुन लक्ष्मी कुछ नहीं कहती और उनके लिए चाय बना देती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन, माँ देखो, आज तो मैंने लक्ष्मी से चाय भी पैक करवा ली है। आप तो काम करते हुए आराम से चाय पियेंगे। बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। चल अब जल्दी से कचरा बीनने चलते हैं। दोनों माँ बेटे जैसे ही रोज की तरह कचरा बीनने जाते हैं तो देखते हैं कि कचरे के ढेर में से सारा कचरा साफ हो चुका है। वहीं अब लोगों के घरों से कचरा लेने के लिए कचरे की गाड़ी आ चुकी है। अरे भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये कचरे की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? अरे आपको पता नहीं, अब सरकार ने हमारे गांव में भी शहरों की तरह कचरे वाली गाड़ी भेज दी है। अब ये कचरे वाली गाड़ी रोज आएगी और हमारा कचरा उठा ले जाएगी। अब तो हमें इसे पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, और तो और ये कूड़ादान भी हम खुद ही साफ कर देंगे। बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे? इस कूड़े वाली गाड़ी ने तो हम लोगों की रोजी रोटी ही छीन ली। दोनों ही माँ बेटे निराश होकर घर आते हैं और सारी बातें लक्ष्मी को बताते हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बीतते दिनों के साथ साथ घर में राशन की तंगी शुरू हो जाती है और कड़ाके की सर्दी होने की वजह से सबकी हालत खराब हो जाती है। अच्छा, एक तो ठंड, ऊपर से ये सर्दी। अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। खाने को राशन का एक दाना नहीं है और अभी भी आपको सिर्फ चाय पीने की ही पड़ी है। लड़ते रहो तुम दोनों। मैं तो चली बाहर आंगन में, इतने दिनों बाद धूप खिली है। सविता अपने आंगन में जाती है और अपने आंगन के पेड़ के नीचे बैठकर धूप सेकने लगती है और कहती है, एक तो ये सर्दी, ऊपर से पेट में अन्न का एक दाना नहीं। चाय पिए भी मुद्दत हो गई है। मैं तो चाय का स्वाद ही भूल गई हूँ। काश कोई ऐसा जादू हो जाता जिससे मुझे भरपेट चाय पीने को मिले। सविता इतना बोल ही रही होती है कि तभी आंगन के पेड़ के सहारे बैठी सविता को कुछ आवाज आने लगती है। मैं तुम्हारी इस चाय पीने की ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। कौन बोला? ये कौन बोला? कौन है यहाँ पर? सामने आओ मेरे। ये कोई और नहीं बल्कि मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारे आंगन का पेड़। क्या पेड़? मैं कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ हूँ। कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुम मुझे हर दिन पानी देती हो और मेरा अच्छे से ख्याल रखती हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहिए मुझसे मांगो। अगर ऐसा है तो तुम मुझे चाय दे दो। मुझे चाय पिए हुए कई हफ्ते हो चुके हैं। मेरा चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। ऐसी बात है तो ठीक है, आज के बाद मेरी पेड़ की शाखाओं से चाय निकलेगी।
तुम जब भी मेरे पास आओगी तो मेरे पेड़ की शाखाओं से चाय निकलना शुरू हो जाएगा। जादुई पेड़ की बात सुन सविता जल्दी से अपने घर में जाती है और एक बड़ा सा पतीला लाती है और देखती है कि उस जादुई पेड़ की शाखाओं में से चाय गिर रही है। सविता जल्दी से उस चाय को अपने बर्तन में करती है और जाकर अपने बहू बेटे को इन सब के बारे में बताती है। आपने मांगा अभी तो क्या मांगा? चाय? अरे अब हम क्या चाय पीकर जिंदगी भर अपना पेट भरेंगे? हमें जिंदगी भर चाय पीने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एक बार ये चाय तो पीकर देखो, ऐसी चाय तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती होगी। हम लोग ये चाय बेचना शुरू कर देते हैं। ठंड का मौसम है और आसपास तो कोई चाय वाला भी नहीं है। तुम देखना कैसे हमारी इस चाय को बेचने से तरक्की होगी। सविता की बात सुन लक्ष्मी अपनी सास की बात मान जाती है, जिसके बाद सविता उस जादुई पेड़ की शाखाओं से चाय लेती है। वही लक्ष्मी और मुरली चाय बेचने का काम करते हैं। इस कड़ाके की ठंड में ये गर्मा गर्म चाय पीकर तो मजा ही आ गया। अरे मुझे तो इसके यहाँ की ही चाय अच्छी लगती है। मैं तो अपने घर में चाय पीता भी नहीं हूँ, दिन रात बस आपकी ही यहाँ चाय पीता हूँ। सभी कस्टमर को उस जादुई पेड़ की चाय काफी पसंद आती है, जिसके चलते अब धीरे धीरे सविता की आमदनी बढ़ती है और उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। लेकिन इस परिवार की हो रही तरक्की से उनके गांव का सेठ मदन लाल को कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती है। चाय बेचकर कुछ दिनों में इतनी तरक्की करना तो नामुमकिन है। लगता है ये सास बहू और बेटा कुछ तो गड़बड़ करते हैं। अब तो मुझे ही इन पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं इनके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया। मदन लाल को सविता, लक्ष्मी और मुरली पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो दिन रात उनके घर के बाहर छुपकर उन पर निगरानी रखता है। और एक दिन जब सविता वो जादुई पेड़ की शाखाओं से चाय ले रही होती है, तभी मदन लाल उन्हें देख लेता है। अच्छा तो ये बात है, ये कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ है। अब तो इस जादुई पेड़ का फायदा उठाना ही पड़ेगा। मदन लाल के मन में जादुई पेड़ के लिए लालच आ जाता है, जिसके बाद वो रात होते ही उस पेड़ के पास जाता है। मुझे पेट भर के सोने के सिक्के और बहुत सारे पैसे दो। मैं सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करता हूँ, ना कि तुम जैसे लालची और दुष्ट लोगों की। चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। ए जादुई पेड़, मुझे अमीर नहीं बना सकता है तो तेरा इस दुनिया में रहने का क्या ही फायदा। मदन लाल पास में ही पड़ी कुल्हाड़ी को उठाता है और पेड़ को काटने लगता है कि तभी कुल्हाड़ी की आवाज सुन मुरली, लक्ष्मी घर से बाहर आ जाते हैं। अरे सेठ मदन लाल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे पेड़ को क्यों काट रहे हैं? तुम लोगों को अच्छा इंसान समझकर तुम लोगों की मदद की, लेकिन आज तुम लोगों की वजह से कुछ लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। इसलिए आज के बाद मैं कोई जादुई पेड़ नहीं रहूंगा, बल्कि एक शक्तिहीन पेड़ बन जाऊंगा। नहीं नहीं जादुई पेड़, ऐसा मत करो, वरना हम लोगों का क्या होगा? माँ जी, जो होना था सो हो गया। अब ये कोई जादुई पेड़ नहीं रहा, बल्कि एक शक्तिहीन पेड़ हो गया है। हम लोगों ने इस जादुई पेड़ की चाय बेचकर इतने पैसे तो कमा ही लिए हैं कि हम लोग खुद से चाय बनाकर बेच सकते हैं और उसी के साथ अपना कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। अब हमें इस जादुई पेड़ की जरूरत नहीं है। भगवान ने अब हमें काबिल बना दिया है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, हमें जादुई पेड़ की कोई मदद नहीं चाहिए। सविता, लक्ष्मी, मुरली खुद से ही चाय बनाकर बेचते हैं और उसी के साथ अपना एक रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं, जिसके चलते उनकी तरक्की काफी होती है। वहीं सेठ मदन लाल को उनके किए का फल मिलता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता।